नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के बेहद पसंदीदा और मशहूर पर्यटक स्थल जुहू बीच पर मौजूद हूं और शुरुआत हम इन तस्वीरों के साथ शो की कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये तेल जैसा काला पदार्थ समंदर किनारे जुहू बीच पर आपको नज़र आ रहा है। दिन भर ये जो तस्वीर है ये चर्चा में रही। पानी में बहता हुआ ये तेल समंदर किनारे आकर लग रहा है। बीएमसी लगातार इसकी सफाई कर रही है तस्वीरों के चर्चा में आने के बाद, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जुहू बीच के इस करीब 5 से 8 किलोमीटर पूरे स्ट्रेच पर ये काला पदार्थ आखिर कहां से आया है। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की। टोक्यो ओलंपिक में 41 सालों के बाद भारतीय हॉकी टीम ने मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है और जब ये जीत हुई उसके बाद देश में कुछ इस तरह से जश्न मन रहा है जैसे अगस्त में ही दिवाली मन रही हो। रिका रॉय की रिपोर्ट देखिए। ये आज की भारतीय हॉकी के पोस्टर बॉयज हैं। गुरुवार सुबह जर्मनी से इनके मुकाबले में सबकी सांसें अटकी रहीं। सारा देश जैसे अपनी निगाहें इन पर गड़ाए हुए था। भारतीय टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराया और ओलंपिक का कांस्य पदक जीता। Yes, the pacemakers kicked back in again, and we did it in this morning's meeting where we zoomed out and I showed them a picture of the bronze medal, and we got up on the seat and we said, right, picture yourselves, putting this medal around your neck tonight. कोच ग्रेहम रीड ने टीम के जुझारूपन की तारीफ की। मैच में 9 गोल हुए और 3-1 से पीछे रहने के बाद भारत ने रोमांचक वापसी की। टीम में लौटे सिमरनजीत सिंह ने 2 गोल किए। जब ये टीम सिलेक्ट हुई थी तो मेरे को डेफिनेटली फेथ था कि मैं टीम में सिलेक्ट होऊंगा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को सिलेक्शन नहीं हुआ। जब तो एक फील होता है कि हर प्लेयर को कि हाँ मैं स्क्वाड में नहीं हूँ। हमारे लिए लक था कि सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप प्लेयर को, और मेरे को कोच ने चांस दिया एंड मैंने प्रूव किया कि मैं भी टीम का हिस्सा हूँ। और जैसे जैसे कोच ने मेरे को चांस दिया, जितने भी मैच मेरे को खिलाया, मैंने अपना बेस्ट देना था उस मैचेस में, तो मैंने अपना बेस्ट देने के हिसाब से ग्राउंड में उतरता था। कैप्टन मनप्रीत सिंह और पीआर श्रीजेश अपने तीसरे ओलंपिक में पोडियम तक पहुंच पाए। ये ओलंपिक हॉकी में भारत का 12वां पदक है और तीसरा कांस्य पदक। हॉकी में सबसे ज्यादा पदकों के मामले में फिर भारत ने जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है। टीम को प्रधानमंत्री ने बधाई दी। हॉकी के पदक के साथ गुरुवार को भारत के कुल 5 पदक हो गए। और टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय हॉकी टीम के कुछ खिलाड़ियों से की हमारे सहयोगी विमल मोहन ने खास बातचीत। आपको दिखाते हैं। मनप्रीत, आपसे शुरुआत करेंगे। बॉर्न कैप्टन हैं आप और शुरुआत पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी आप कैप्टन बनकर किए, और ये जो टूर्नामेंट जहां पे आपको कैप्टन बनने का मौका मिला, फ्लैग बियरर बनने का मौका मिला, अब आपने नाम जो है अपनी टीम का इतिहास में दर्ज करवा दिया है। कि फर्स्ट ऑफ बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि सर हम लोगों ने इतने टाइम के बाद मेडल जीता, और सेकेंड थिंग हम लोग पूरी बिहाफ ऑफ टीम पूरे देश का थैंक यू कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हमें घर से पूरा। अभी तक सबसे कॉलिंग फोन आ रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि हम लोगों ने सुबह से ही सभी लोगों ने टीवी ऑन करके हमें सपोर्ट किया, विशेष की हमारे लिए, कितने लोगों ने हमारे लिए प्रे भी किए होंगे। तो मैं सभी को थैंक यू कहना चाहूंगा। और जो आज का जो मूवमेंट था वो बहुत ज्यादा बहुत अच्छा मूवमेंट था। हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं कि हम लोगों ने इतने टाइम के बाद मेडल जीता। हरमनप्रीत, आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। आपके जो पेनल्टी कॉर्नर ड्रैग फ्लिक का जो स्टाइल है, अब पूरी दुनिया में बहुत कम समय में 2018 वाले जो लखनऊ में वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा था जूनियर, हमने आपके साथ सेलिब्रेट भी किया था मैच के बाद, लेकिन वहां से ये जो सीनियर लेवल में जो आपका ग्रेजुएशन हुआ है बहुत फास्ट हुआ, और बहुत बड़े बड़े अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स जैसे या अर्जेंटीना के जो थे, इन लोगों के बीच आपकी बड़ी पहचान बनी। ड्रैग फ्लिकर की एक अलग पहचान बनना कितनी बड़ी कामयाबी है आपके लिए, और टीम का ये जो सक्सेस है ये क्या मायने रखता है आपके लिए? मैंने बोला थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई थिंक ये पूरे देश के लिए और टीम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। एंड जूनियर से स्टार्ट हुआ सर, अच्छा कैरियर, एंड आई थिंक जो मैं सबका थैंक्स करना चाहूंगा मेरे टीममेट्स का, कि जो मेरे पे इतना बिलीव करते हैं एंड मेरे को मोटिवेट करते हैं। और जब भी प्रैक्टिस होती है और
जो गोलकीपर हैं, हमारे सीनियर हैं, मनप्रीत हो गए, एंड ये काफी लाइक हमें मोटिवेट करते हैं, क्योंकि जूनियर से हमें इनको देख देख के ऊपर आए हैं। एंड जैसे रुपिंदर पाल पाजी हैं, उनको देख देख के हम ऊपर आए हैं, एंड आई थिंक इन्होंने फर्स्ट डे से हमें बहुत सपोर्ट किया है, तो वो बहुत मायने रखता है कि जूनियर प्लेयर कोई ऊपर आ रहा है और आपको सीनियर अच्छे से गाइड कर रहे हैं, तो आई थिंक वो आपका जो बेस्ट है आप उससे ज्यादा अच्छा करते हो। आपकी माताजी इतनी भावुक हो गई, शी वाज सो इमोशनल दैट शी ब्रोक डाउन। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये जो 41 साल का सूखा जो था हॉकी में, दिस 41-year-old drought, did this ever play on your mind that you have a burden of expectation of 41 years? 41 साल का एक उम्मीद का बोझ आपके ऊपर है। एक्चुअली ऐसा कोई बर्डन नहीं था पूरी टीम के ऊपर, मैं अपने ऊपर नहीं कहूंगा, पूरी टीम के ऊपर ऐसा कोई बर्डन नहीं था। एक्चुअली अगर हॉकी का देखा जाए तो बहुत रिच हिस्ट्री है, तो हम लोग उसको बहुत प्राउडली एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, कि हम लोग बहुत लकी मानते हैं कि हम लोगों ने वही स्पोर्ट्स चूज किया जो कि इतना रिच है, इतना ओलंपिक्स मेडल्स आए हैं। और इस पर भी एक्चुअली जो टीम ने हार्डवर्क किया था लास्ट 15 मंथ, जो हम लोग बेंगलोर में इतना हार्डवर्क किया, वहां पे क्वारंटीन की वजह से हम लोग लॉकडाउन के वहां पे 4-4, 5-5 महीने वहां पे कैंप के अंदर रहे, फैमिली से दूर रहे। आई थिंक कि उसकी वजह से इतना जो हार्डवर्क किया उसकी वजह से ये फाइनली अचीव कर पाए। और प्रेशर ऐसा नहीं था, पर पूरा जितने भी प्लेयर थे उन्होंने सभी ने एंजॉय किया, और यही था कि हाँ, कि हमारा एक एम सेट था जब हम लोग यहाँ पे आए थे, तो हम लोगों ने सेट किया था कि हम लोग पोडियम पे फिनिश करेंगे। तो बट वही कि हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल आया, तो वो बहुत एक बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है। और आई थिंक कि आफ्टर 41 ईयर्स कि हम लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट किया, कि हमारे लिए एक बहुत प्राउड वाली मोमेंट है। और पहलवान रवि दहिया ने कुश्ती के 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सिल्वर मेडल पर कब्जा कर लिया है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या ओलंपिक तक का सफर उनका इतना आसान था? जवाब है बिल्कुल नहीं। इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा के सोनीपत जिले का नाहरी गांव जश्न में डूब गया। टोक्यो ओलंपिक्स में इस गांव का बेटा रवि दहिया गोल्ड मेडल से भले चूक गया हो, लेकिन उसने सिल्वर के साथ ही पूरे देश का दिल जीत लिया। मैं पूरे देशवासियों को हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे लिए दुआ करी आप लोगों ने, और मैंने मतलब अब मैं देखो खुश हूँ, पर मतलब संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि देखो मैं गोल्ड के लिए उम्मीद के साथ आया था, और हमारे फेडरेशन को मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि देखो गोल्ड मेडल जीते, क्योंकि सिल्वर तो हमने पहले भी जीते हैं, तो गोल्ड की उम्मीद से आया था। देखो मैंने पूरी कोशिश करी, अपना 100% तो दिया है, पर मैं मतलब जो है ना कमी रहेगी कुछ, उसके लिए मैं आपसे गलती मांगता हूँ, और आगे जाके मतलब जितना भी होगा और ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा और देश का नाम रोशन। गांव के हर घर में उसकी जीत की खुशी तैरती नजर आई। माँ बाप की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। इसके पिताजी वहाँ खेत में ले जाने लगे, वहाँ एक अखाड़ा था मिट्टी का, वहाँ एक पहलवान जी हमारे ब्रह्मचारी पहलवान जी हैं, हंसराज पहलवान जी, उनकी देख रेख में फिर ये एक्सरसाइज शुरू कर दी इसने। फिर 7-8 साल के हुए, जब तक उसके पास जाने लगे, फिर 10 साल के हुए, तब जाके 70 साल स्टेडियम में सतपाल पहलवान जी के वहाँ रहने लगे। 23 साल के रवि दहिया की कामयाबी की कहानी आज भले आसमान पर लिखी जा रही हो, लेकिन उसकी शुरुआत इस नाहरी गांव की छोटी पगडंडियों से हुई। एक गरीब परिवार के इस लड़के को 6 साल की उम्र में कुश्ती का शौक हो गया। स्थानीय कोच हंसराज पहलवान से कुश्ती के गुर सीखने के लिए वो हर सुबह 4 बजे उठ जाता। उन्हें कोई क्या का शौक नहीं था, सिर्फ कुश्ती का शौक था। मिट्टी का अखाड़ा था, उसमें कराया करता हूँ। रोज सुबह 4 बजे उठकर और तड़के जाता। सुबह सुबह कुश्ती का प्रशिक्षण, फिर स्कूल और लौटकर खेतों में काम। लेकिन उस नन्ही जान को बहुत आगे जाना था। वो बिना कोई दिन गंवाए रोज कुश्ती सीखने जाता। 11 साल का था तो उसके स्थानीय कोच ने उसे आगे के प्रशिक्षण के लिए उत्तरी दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम भेज दिया। रवि के पिता राकेश दहिया बताते हैं कि बेटे का कुश्ती का शौक पूरा करने के लिए उन्हें कितना त्याग करना पड़ा। आपने कोई जमीन तो है नहीं करके जीतनी, किले 1 एकड़ से भी कम है जी।
मक्खन और दही और दूध वो सुबह स्टेडियम में लेकर जाता था। 6:30 वाली रेल पकड़ता था, नरेले से यहाँ से पैदल चलता था तो 4-5 किलोमीटर हो जाता था वहां तक जाता जी। छत्रसाल स्टेडियम जाने से पहले रवि ने अपनी दादी से वादा किया कि देखना एक दिन पूरा देश मुझ पर नाज करेगा। कहा करता दादी मन्ना मत रोको, मिट्टी के खाड़े में करने लगा था छोटा हा अकमाता कुछ बन के आऊंगा। ना फोन देखिए ना फोन देखा भाई उन्हें, ना टीवी देखा उन्हें, क्या कभी शौक नहीं था। एक दिन ना दादी देखिए मैं देश न चमकाऊंगा, वो काम बेटा आज कर दिया भगवान ने। तमाम मुश्किलों के बावजूद छत्रसाल स्टेडियम में गुरु सतपाल की शागिर्दी में रवि दहिया ने जो मेहनत की उसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। 2019 में उसने कजाकिस्तान में हुई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। 2020 में दिल्ली में हुई एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 2021 में अलमाटी में हुई एशियाई चैंपियनशिप में फिर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 2018 में बुखारेस्ट में हुई अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। 2015 में वर्ल्ड जूनियर कुश्ती में रजत पदक जीता और अब टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतकर उसने इतिहास पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। तमाम चुनौतियों का सामना कर महज 23 साल की उम्र में रवि दहिया ने रजत पदक हासिल कर न सिर्फ अपने देश का नाम रोशन किया है बल्कि उन लाखों बच्चों की उम्मीदों को और मजबूत किया है जो कुश्ती को न सिर्फ एक खेल के तौर पर देखते हैं बल्कि एक करियर के तौर पर भी। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ में अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। क्या कोरोना के टीकाकरण अभियान में निजी अस्पताल कम दिलचस्पी ले रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि तय हुआ था कि 25% टीके निजी अस्पताल खरीदेंगे, लेकिन निजी अस्पताल अपने हिस्से का आधा टीका ही खरीद रहे हैं और लगभग सभी राज्य का यही हाल है कि वो अपना पूरा कोटा नहीं खरीद रहे। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। सरकारी टीका केंद्रों में टीका लगवाने वालों के लिए भीड़ के नजारे आम हैं, लेकिन क्या प्राइवेट अस्पतालों को टीकाकरण कम मुनाफे और ज्यादा परेशानी का काम लग रहा है? वे 25% टीकों का अपना पूरा कोटा क्यों नहीं खरीद रहे? महज 12% टीका ही ये अस्पताल कंपनियों से खरीद रहे हैं। अलग अलग राज्यों के निजी अस्पतालों द्वारा टीके की खरीद 10 से 23% के बीच है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के निजी अस्पताल करीब 22 से 23% टीका खरीद रहे हैं, जबकि उड़ीसा, बिहार, झारखंड सरीखे राज्यों के निजी अस्पताल 10 से 12% टीका ही ले रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने निजी अस्पतालों में टीके की कम खरीद को लेकर कुछ एक मौकों पर राज्यों को चिट्ठी भी लिखी है। उधर प्राइवेट हेल्थ सेक्टर का कहना है कि पहले निजी अस्पतालों को टीका खरीदने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। जो पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट था कि आप 3000 डोजेस से कम नहीं ले सकते, अब उसको हटा दिया गया। अब हम 600 डोजेस भी ले सकते हैं थ्रू दी कोविन। सरकार को उम्मीद है कि टीकाकरण के इस अभियान में निजी क्षेत्र की भूमिका काफी अहम होगी, लेकिन अभी तक टीकाकरण की बड़ी मुहिम सरकारी अस्पतालों के भरोसे ही चली है। निजी अस्पताल को लेकर नीति बनी जरूर, पर सोच के हिसाब से वो सफलता मिली नहीं। पर अच्छी बात है कि जो टीका निजी अस्पताल ले नहीं रहे, सरकार उसको खुद खरीद रही है ताकि टीकाकरण की रफ्तार बरकरार रहे। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एमपी में चंबल का कहर। और अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके में बारिश ने कहर बरपाया है। बांधों के गेट खोलने की वजह से भारी तबाही मची है। आलम यह है कि 6 पुल ढह चुके हैं और उनमें से 4 पुल ऐसे हैं जिनका निर्माण बीते 10 से 11 सालों में ही हुआ था। अब इस मामले को लेकर सरकार ने जांच के लिए कमेटी बनाई है। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट देखिए। मंगलवार को सिंध नदी के तेज पानी में रतनगढ़ वाली माता मंदिर का पुल टूटा। बुधवार को दतिया जिले में सिंध नदी पर बना सेवढ़ा पुल बह गया। 3 दिनों में भारी बारिश में मध्य प्रदेश में 33 करोड़ 55 लाख रुपए के पुल बह गए। रतनगढ़ बसई का पुल 2010 में बना था, लागत थी 5 करोड़ 90 लाख। इंदरगढ़ पिछौर का पुल 2013 में बना, लागत थी 10 करोड़। दतिया सेवढ़ा पर 1982 में पुल बना, लेकिन लागत का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। श्योपुर जिले में गिरधरपुर मानपुर में 1985 में पुल बना, इसका भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। श्योपुर बड़ौदा पर 2013 में पुल बना, लागत आई 3 करोड़ 94 लाख रुपए। भिंड के गोरई अडोखर में तो 2017 में 13 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से पुल बना था।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चाहते हैं पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, जिम्मेदारी तय हो। सरकार ने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की अध्यक्षता में जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है, जिसे 7 दिनों में रिपोर्ट सौंपनी है। पुल जो टूटे हैं या सड़कें टूटी हैं उनका भी हमें सर्वे करा रहे हैं। इंजीनियरों की कमेटी बनाई, क्या इसमें कोई डिजाइन में गलती थी या फिर कहीं कोई गुणवत्ता में कमी थी, इसका भी हम सर्वे करा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ से शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, गुना, भिंड और मुरैना जिलों के कुल 1225 गांव प्रभावित हैं। अब तक श्योपुर जिले के 32 गांवों से 1500 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। इसी प्रकार शिवपुरी के 90 गांवों से 2000 और दतिया, ग्वालियर, मुरैना, भिंड के 240 गांवों से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना और बीएसएफ ने मिलकर लगभग 5950 लोगों को सुरक्षित निकालने में सफलता प्राप्त की है। ये स्थिति एक परिवार के सामने नहीं है। आप देख सकते हैं सारा सामान यहाँ पर खत्म हो चुका है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जी बचाए भाई साहब, कई में जीना में घुस गए, बरबटिया आदमी ने जलिया आके कोले और भैंस 2 बैग। नुकसान बहुत व्यापक हुआ है। 132 kV के सब स्टेशन हमारे पूरे के पूरे साफ हो गए, ट्रांसफार्मर जल गए, खंभे उखड़ गए, बहुत व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है। और सड़क, पुल, पुलिया बाकी देखे तो हजारों करोड़ रुपए का नुकसान है इंफ्रास्ट्रक्चर का, बाकी निजी नुकसान अलग है। लगभग 30 वर्षों में ऐसी बाढ़ हम लोगों ने नहीं देखी जो आई है। चंबल में, सिंध में, क्वारी नदी में भारी बाढ़ आई है और सैकड़ों गांव डूब गए, सैकड़ों लोग लापता हैं। आज सदन में मांग की है कि सदन के नेता इस पूरे मसले को लेकर सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आना चाहिए, तत्काल सेंट्रल टीम भेजना चाहिए और इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। जानकार बताते हैं कि जितने भी बड़े पुलों का निर्माण होता है उसका डिजाइन तैयार करने से पहले वहां 100 साल में आई बाढ़ के रिकॉर्ड का आकलन किया जाता है। बाढ़ के उच्चतम अनुमानित स्तर का आकलन कर एक वर्टिकल गैप बनाया जाता है। बावजूद इसके अगर 10 साल में ही पुल बहने लगे तो समझना चाहिए कि नियमों को कहां रखा गया और जनता के पैसों को कहां बहाया गया। नई दिल्ली में अपने सहयोगी हिमांशु और शिवपुरी से अतुल गौर के साथ भोपाल में अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और पानी के साथ बहता हुआ ये काला तेल का पदार्थ आप देख सकते हैं किस तरह से जुहू बीच को प्रदूषित कर रहा है। इन्हीं तस्वीरों के साथ हम सिटी सेंटर शो में आपको छोड़े जाते हैं। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।